So hello and welcome back everyone to this another beautiful sub video. Today we're going to see the chapter Interpretation of Statute, chapter 3 JIGL. आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का होता क्या है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड यू मस्ट नो दैट दिस चैप्टर विल बी very crucial for your examination because it holds around 5-10 marks. ठीक है, इतना तो होल्ड कर ही लेता है. बहुत बढ़िया चैप्टर है. ठीक है, बहुत पावरफुल चैप्टर है. Interpretation of statute. Okay. We will try to keep the video very short, that is around 35 minutes. ठीक है. Okay. Interpretation of statute. I have made handwritten notes over here. You should download these notes from our application. The notes are available on our application. Go to Play Store. Go to Play Store. Write down Exam Squad Professional Hub. You'll get the application. If you are an iOS device user, ठीक है, Apple मोबाइल चलाते हो, then go to our website www.csexamsquad.com. We have two websites, okay. One is examsquadedu.com, the other is examsquad.com, csexamsquad.com. So csexamsquad.com has everything related to the CS stuff. Got it? तो ये रहेगा csexamsquad.com. अच्छा. So this is for iOS user and for Android user you can download our application from the Play Store. ठीक है, वहाँ पे सारा notes available हो जाएगा. Interpretation of statute. Let's understand interpretation of statute. What do you mean by the word interpretation? First of all, we will try to understand what do we mean by the word interpretation. Interpretation means decoding. Decoding of what? Decoding of a line, a sentence, a paragraph. ठीक है, decoding that. Decoding law. Got it? Decoding law. Decoding law. So interpretation means understanding the law in its true and actual meaning. Understanding the law in its true and actual meaning. For example, if you're reading a story of Shakespeare, a play of Shakespeare, okay, you will be like, यार ये क्या लिख रहा है बंदा, मेरे को कुछ इंग्लिश, मेरे को तो लगता था मेरे को इंग्लिश आता है, लेकिन यार ये देख के मेरे को लग रहा है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता. तो आप कोई भी पोएम पढ़ते हो, कोई भी मतलब जो है आप शायरी वगैरह पढ़ते हो ना, तो आप क्या करते हो यार, कोई कुछ टफ वर्ड आता है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि यार इसका मीनिंग क्या है. अंडरस्टैंड करना उस वर्ड का ट्रू मीनिंग इन इट्स ट्रू सेंस. जिस सेंस में लेखक लिखने की कोशिश कर रहा है उस सेंस में आपको समझना है. तो जिस सेंस में लॉ मेकर्स लॉ लिखने की कोशिश करता है, उसी सेंस में अपने को समझना है. उसी को उस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रेट करना, समझना लॉ को अपने एक्चुअल फॉर्म में. ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. चलो आगे बढ़ते. स्टैट्यूट वैट्यूट सब कुछ समझा दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो. अच्छा, ये मैंने हैंड रिटन नोट्स लिख के रखा है, यही से हम लोग करेंगे. ठीक है ना. अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ, बताओ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड स्टैट्यूट. स्टैट्यूट हैज बीन डिफाइंड एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मर्जी, लेजिस्लेचर का इच्छा. समझ में आ रहा है? अब ये लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है? लेजिस्लेचर में आता है पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट क्या पास करता है? बिल. प्रेसिडेंट क्या पास करता है? प्रेसिडेंट अपना मन मर्जी करता है भाई मेरे. ठीक है, हाँ जी. प्रेसिडेंट कैन पास ऑर्डिनेंसेस. तो ये सारा पावर जो है ना, ये रहता है अपने पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट के पास. कौन सा पावर? लेजिस्लेचर का पावर. वही डिफाइन किया गया है स्टैट्यूट में. स्टैट्यूट हैज बीन डिफाइंड एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर. अब लेजिस्लेचर में कौन है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट. ठीक है. Normally, the purpose of interpretation is to see what is the intention expressed by the words used. ठीक है, जो वर्ड लिखा है ना, कहाँ पे? लॉ मेकर्स ने जो भी वर्ड यूज किया है, उन वर्ड का असली में मतलब क्या है? क्योंकि एक वर्ड का तो भैया बहुत मीनिंग निकल सकता है, तो उस वर्ड का असली में मीनिंग क्या है वो अपने को समझना है. अब उसी समझने को हम लोग कहते हैं इंटरप्रिटेशन. गॉट इट? अब अगर आप मुझको पूछोगे सर सब कुछ सही है, मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है, आप एक चीज बता दीजिए, तो मेरे को समझना कैसे है? मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने सही इंटरप्रिटेशन किया है? तो इसका कुछ नियम है, कानून है, समझ रहे हैं, व्यवस्थाएं है, हमने बना रखा है आपके लिए, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, जिससे आप अगर वो इस प्रकार से फॉलो करोगे ना, तो आप किसी भी वर्ड का ट्रू मीनिंग तक पहुंच पाओगे. जिस इंटेंशन से वो लॉ मेकर ने लिखा है उसी इंटेंशन तक आप पहुंच पाओगे. समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो फटाफट, अभी के अभी. हाँ जी, यस. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या है वो?
वो है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब आ जाता है बहुत भयानक चीज, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, अब आता है आपका रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कह लो, या फिर जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कह लो, या फिर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कह लो। कौन सा है? सबसे पहला है सर, यहां पे लिखा है सर प्राइमरी रूल, तो प्राइमरी रूल ही करेंगे। सबसे पहला आता है भाई मेरे, बहुत ही मस्त मगन, प्राइमरी रूल। प्राइमरी रूल, प्राइमरी रूल, प्राइमरी मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, प्राइमरी मतलब समझ में आ रहा है। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड कहते हैं ना हम लोग प्लांट्स का, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड सनलाइट है ना, जिससे वो फोटोसिंथेसिस होता है, फिर वो खाना बनाती है ना, प्लांट्स वगैरह। तो प्राइमरी, मेन, मेजर, ठीक है, मेजर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन सिंपल है। द प्राइमरी रूल मतलब रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, मतलब जो नॉर्मल इंग्लिश भाषा में हम लोग पढ़ के जो समझ सकते हैं वही समझो सबसे पहले। हियर रूल ऑफ नेचुरल इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर विल बी अप्लाइड, ठीक है। नॉर्मली ग्रामर, इंग्लिश में जो भी कॉमन ग्रामर है जिसका मीनिंग कुछ निकलता है, उसी ग्रामर को आपको लेकर चलना होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। नॉर्मली अगर मैं कोई सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ, नॉर्मली यही पढ़ रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल यही सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? नॉर्मली द पर्पस ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज टू सी व्हाट इज द इंटेंशन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड्स यूज्ड। तो नॉर्मली ग्रामर इंग्लिश पढ़ के जो मेरे को समझ में आ रहा है उतना समझो सबसे पहले। उतना समझ के अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसका ट्रू मीनिंग लग रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है, तब सही है ना। एब्सर्ड नहीं हो रहा है, एब्सर्ड मतलब बकवास नहीं लग रहा है। ये पढ़ के आपको बकवास लग रहा है कि यार ये क्या पढ़ डाला मैंने, हाँ जी ये तो क्या गजब पढ़ डाला मैंने, ऐसा कुछ लग रहा है फीलिंग आपको? नहीं ना, ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रहा है सर मेरे को, तो फिर सही है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एकदम बढ़िया। ठीक है, तो यही बोल रहे कि नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर यूज करके जो भी आपको समझ में आ रहा है वो समझो, जब तक कि ना वो अपसर्ड हो जाए। ठीक है, जब तक कि ना वो अपसर्ड हो जाए। अगर अपसर्ड हो गया, अपसर्ड का मतलब क्या है सर? अपसर्ड का मतलब बकवास सुनाई देना। ठीक है, फिर हम लोग यूज करेंगे सेकंड वाला तरीका। सेकंड तरीका में होता है मिस्चिफ रूल, रूल ऑफ हिडन्स, या फिर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक नाम से पूछ डालेंगे एग्जामिनेशन में। आपको लिखना है व्हेन वर्ड्स यूज्ड इन लॉ आर एम्बिगस and capable of more than one interpretation, then that meaning shall be taken by which we can suppress the mischief that is punished the wrong done. ये सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या है ये मिस्चिफ रूल। अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोल के देखोगे, मैं दिखवाता हूं आपको अभी मैं दिखवाता हूं आपको रूल ऑफ, हाँ जी ये मिस्चिफ रूल। ठीक है, ये मिस्चिफ रूल्स, ये रिवीजन क्लास है भाई मेरे, ठीक है ना। ये मिस्चिफ रूल और हिडन्स रूल, इसमें आपको करना होगा यहाँ से, ये आपको करना ही होगा। 4 things are to be considered. What was the common law before the making of the act? What was the mischief and defect for which the common law did not provide? What remedy the parliament has resolved and appointed to cure the disease of the commonwealth? The true reason of the remedy. ये सारा यहाँ में से ना कुछ कुछ आपको उठा के लिखना होगा एग्जामिनेशन में, या अपने आप बना सकते हो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लिखने से पहले आपको क्या लिखना होगा, ये जो मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया आपको पूरा पूरा आता है। लिखना क्या है? लिखना है कि सर व्हेन, इसका मतलब ही है, मिस्चिफ रूल का मतलब है कि कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड का ना बहुत सारा इंटरप्रिटेशन निकल रहा है यार, एक पर्टिकुलर वर्ड का बहुत सारा इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, तो क्या करें सर? तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन एम्बिगस है ना, एंड कैपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब एक वर्ड का बहुत सारा इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, मतलब ये भी मतलब हो सकता है, वो भी मतलब हो सकता है, तो हम लोग वो मतलब लेंगे जिससे हम लोग मिस्चिफ को पनिश कर पाए, जिससे हम लोग मिस्चिफ को पनिश कर पाए। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में जज बैठा है और वो लॉ का किताब निकाल के पढ़ रहा है। अब मिस्चिफ जो है, शैतानी जो बंदा किया है, वो वहाँ पे कटघरे में खड़ा है। अब अगर मैं पढ़ रहा हूं इस सेंटेंस को, जब जज पढ़ता है ना सेंटेंस को, तो जज को लग रहा है कि यार इससे तो इसका पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, वो इंटरप्रिटेशन करेंगे, उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन मतलब निकलता है, वो इंटरप्रिटेशन, वो मतलब हम लोग चूज करेंगे जिससे उस मिस्चिफ को पनिश कर पाए हम लोग। समझ में आ रहा है? व्हेन वर्ड्स यूज्ड इन लॉ आर एम्बिगस, मतलब बहुत सारा मीनिंग निकलता है, एंड कैपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, देन that meaning shall be taken by which we can suppress the mischief that is punish the wrong done. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ सर, बहुत बहुत।
नेक्स्ट है अपना रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, उडरस मैचेस वैलिड कंपैरेट, उडरस मैचेस वैलिड कंपैरेट, ठीक है, उडरस मैचेस वैलिड कंपैरेट, बताओ फटाफट, उडरस मैचेस वैलिड कंपैरेट। इसका मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड ऑफ स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड और कंस्ट्रक्टेड सो एज टू गिव ए सेंसिबल मीनिंग टू देम, ठीक है, ऐसे इंटरप्रेट करो जिससे कोई सेंस बने, ऐसा नहीं कि बकवासी सुनने में आ जाए, है ना, तो ऐसे इंटरप्रेट करो जैसे कि सेंस बने, इसको कहा जाता है रूल ऑफ रीजनेबल, कोई रीजनेबल मीनिंग दो इस सेंटेंस को, ऐसा नहीं कि अनरीजनेबल मीनिंग आप बता रहे हो कि यार इसका, है ना, इसका ये है द मीनिंग ऑफ मून इज सन, ऐसा नहीं होना चाहिए, रीजनेबल दो, द मीनिंग ऑफ मून इज मून ओनली, द मीनिंग ऑफ मून इज चंद्रमा, ठीक है, द मीनिंग ऑफ मून इज चंदा मामा, समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड ऑफ अ स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड सो एज टू गिव अ सेंसिबल मीनिंग टू देम, ठीक है, बहुत बवाल। नेक्स्ट है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। यहां पे क्या है मैं आपको बताता हूं, बहुत ईजी है। कोई भी एक प्रोविजन है लॉ का, ठीक है, कोई भी एक प्रोविजन है लॉ का, पकड़ लो, कोई भी एक सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर का बहुत सारा प्रोविजन दे के रखा भैया, यहाँ पे दे के रखा है, वहाँ पे दे के रखा है, सिक्योरिटीज लॉ में दे के रखा है, कंपनीज एक्ट में दे के रखा है, हर जगह पे दे के रखा है सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो क्या करें हम लोग क्या करें, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंबाइन करेंगे, हम लोग सारा चीज़ कंबाइन कर देंगे, हम SLCM का भी लेंगे, ठीक है, हम कंपनी लॉ का भी लेंगे, कंबाइन करके, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि पकड़ लो कोई एक सब्जेक्ट मैटर है, इससे एक ही लॉ के किताब में बहुत सारा प्रोविजन लिखा है कि इससे ये भी हो सकता है, ये भी पनिश कर सकते हो, वो भी पनिश कर सकते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, और एक एक जो लाइन लिखा है ना, एक दूसरे के साथ ज़्यादा मेल नहीं खाता है, ठीक है, ज़्यादा मेल नहीं खाता है, मतलब पकड़ लो कोई एक बंदे को पनिश करना है, अब उस बंदे को पनिश करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा है, एक लिखा नहीं है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को फॉलो करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तो फिर दूसरा रूल बुरा मान जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा कि यार दूसरा रूल को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हम लोग सारा रूल्स रेगुलेशन मिला करके एक ऐसा रूल बनाएंगे, एक ऐसा पनिशमेंट निकालेंगे इस बंदे के लिए जिससे जो बाकी के प्रोविजंस है सब प्रोविजन को जस्टिस मिले और बंदे को भी भैया पनिशमेंट मिले। when on the same subject matter there exist more than one provisions of law, then we shall combine those provisions so that as far as possible none of the provisions gets defeated, ठीक है, जितना हो सके as far as possible none of the provisions gets defeated, समझ में आ रहा है, कोई भी प्रोविजन डिफीट ना हो जाए, सब प्रोविजन को जस्टिस मिले, सब प्रोविजन का उपयोग हो, समझ में आ रहा है। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एजिस्डम जेनरिस, बहुत बढ़िया। एजिस्डम जेनरिस मतलब एक लिस्ट है, ठीक है, एजिस्डम जेनरिस मतलब एक लिस्ट है। अब उस लिस्ट में आप फॉर एग्जाम्पल यार, अगर लॉ में फॉर एग्जाम्पल लिख दे एक्सेट्रा, ठीक है, तो आप तो भैया कुछ भी डाल सकते हो उसमें, एक्सेट्रा लिखा है तो लॉ ने बोला है वो जो मैंने एक्सेट्रा लिखा है ना, ये जो मैंने लिस्ट जो मैंने बताया है, ये लिस्ट यहाँ पे एग्जॉस्ट तो नहीं होता, ये कंटिन्यू होता है लिस्ट। अब उस लिस्ट में आप कुछ भी नहीं डाल सकते, उस लिस्ट में वही डाल सकते हो, वही आप सोच सकते हो जो कि लिस्ट में जो वर्ड्स मैंने डाला है उस उन वर्ड्स से वो मेल खाता हूँ। मैं समझाता हूँ, धीरे धीरे समझाता हूँ, आप लोग टेंशन ना ले। देखो मैं आपको समझाता हूँ, बोला है किसी ने बोला कि यार एक जू में ना, जू में कौन कौन रहता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर जू में कौन कौन रहता है, तो जो टीचर है उन्होंने बताया कि जू में भैया आपका लायन रहता है, टाइगर रहता है, हाइना रहता है, कभी कभार देख लेते हैं हम, ठीक है, चीता रहता है, पैंथर रहता है, ओहो भाई मेरे पैंथर, बगीरा रहता है, बगीरा, ठीक है। अच्छा, फिर रहता है आपका बहुत सारा चीज़ रहता है, बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। तो स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन में लिखने गया, वो लिखने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट लिखा उसने लायन, फिर लिखा उसने कैट, फिर लिखा उसने डॉग, फिर लिखा उसने डक, फिर उसने लिखा चीता, फिर उसने लिखा लियोपार्ड। तो एग्जामिनर ने काट दिया, तो उसने बोला कि काटा क्यों आपने, तो बोला कि भैया सुन, मैंने जो लिस्ट बताया वो क्या था, वो तो भैया वाइल्ड एनिमल्स थे ना, तो तुमने पेट एनिमल्स को क्यों डाल दिया। तो यही बात है, अगर लॉ मेकर ने किसी भी चीज को आपको बताया कि ये एग्जाम्पल है, वो लिस्ट एग्जॉस्टेड नहीं है, पूरा फुल लिस्ट आपको नहीं दिया, बोले कि इनसे रिलेटेड जो है वो भी आएगा इस लिस्ट में, ठीक है, तो आप खुद से इंटरप्रेट करके, खुद से आप मन मर्जी से आप कुछ भी नहीं डाल सकते वहां पे, ठीक है ना, आपको वो लिस्ट फॉलो करना होगा। लिस्ट में जो जितना भी लॉ मेकर ने 5-6 वर्ड डाला है, उससे रिलेटेड जो है वही आपको
पकड़ के चलना है कि लिस्ट में ये आ सकता है, वो नहीं आएगा, ये आएगा। समझ में आ रहा है? पढ़ते देखो। द स्टैट्यूट कंटेन्स एन एन्यूमरेशन बाय स्पेसिफिक वर्ड्स। एन्यूमरेशन मतलब लिस्ट, बाय स्पेसिफिक वर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स मेंशन कर रखा है स्टैट्यूट में, ठीक है, स्टैट्यूट में मेंशन कर रखा है कुछ स्पेसिफिक वर्ड। द मेंबर ऑफ द एन्यूमरेशन लिस्ट कंस्टिट्यूट अ क्लास। मतलब मेंबर मतलब कौन, मेंबर मतलब कौन, जो भी लिस्ट में लिखा है ना, जितने भी वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स, वो वर्ड्स को हम लोग मेंबर कह रहे हैं, ठीक है। वो मेंबर जो है ना एक पर्टिकुलर क्लास के है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, पैंथर, ठीक है। ये क्या है? ये एक लिस्ट है, स्पेसिफिक वर्ड है, एक क्लास है ना, इनका क्लास है ना। क्या क्लास है? कौन से क्लास का भैया? फर्स्ट क्लास का? नहीं नहीं, वो वाला क्लास नहीं सर, ये एक्चुअली वाइल्ड एनिमल के क्लास के है। तो यहाँ पे गोट, ठीक है, पीजन, ये सब नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। द स्टैट्यूट कंटेन्स एन एन्यूमरेशन लिस्ट बाय स्पेसिफिक वर्ड्स। एन्यूमरेशन मतलब लिस्ट, ठीक है। द मेंबर ऑफ द एन्यूमरेशन कंस्टिट्यूट अ क्लास, द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड। अब ये जो पूरा लॉ मेकर ने लिख के रखा है, पूरा वाइल्ड एनिमल्स का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिया है। इट इज नॉट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड लिस्ट नहीं, एग्जॉस्टेड लिस्ट का मतलब होता है यही तक है, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। बाय द एन्यूमरेशन अ जनरल टर्म फॉलोज द एन्यूमरेशन, मतलब जनरल एक टर्म फॉलो करेगा इस लिस्ट को, ये लॉ मेकर ने बता रखा है। अब वो जनरल टर्म कुछ भी आप नहीं डाल सकते, इनसे रिलेटेड होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही ना इंटरप्रिटेशन करोगे लॉ को, वरना अगर आप कुछ भी डाल दोगे यहाँ पे तब तो दिक्कत हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन तो सही प्रकार से नहीं हो पाएगा ना। द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द एन्यूमरेशन जनरल टर्म्स। The general term will take its meaning from the preceding specific words। यहां पर जो जनरल टर्म बोले ना कि जनरल टर्म फॉलो होगा, अब आपको डालना होगा यहां पे जनरल टर्म। अब ये जो टर्म आप जो भी इमेजिन करोगे या फिर डालोगे, वो इनसे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग फ्रॉम प्रिसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड एंड इट कैनॉट बी इंटरप्रिटेड इन अ वाइडर फैशन। वाइडर फैशन में आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं डाल सकते आप यहाँ पे। समझ में आ चुका है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया, लायन, टाइगर, ये सारा चीज। नेक्स्ट आता है आपको रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आता है कुछ एक्सेप्शंस। एक तो कॉमन सेंस का एक्सेप्शन आप लगाओगे, दूसरा है एंड और का एक्सेप्शन आप लगाओगे कहीं कहीं पर, तीसरा है मे, मस्ट, शेल, इसका एक्सेप्शन लगता है। क्या है ये एक्सेप्शन, मैं समझाता हूँ। देखो कभी कभार हम लोग मे को शेल पर पढ़ेंगे, शेल को मे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक सर एग्जाम्पल दीजिए ना, तब समझ में आएगा। वैसे तो सर कुछ भी समझा दोगे आप एग्जाम्पल दीजिए ना सर। सुनो होता क्या है, देखो कभी कभार आप जब कंपनी लॉ पढ़ते हो तब आपने पढ़ा है ये सेंटेंस। सेक्शन 3 अगर पढ़ोगे आप कंपनी लॉ का, वहां पे क्या लिखा है पता है? वहां पे लिखा है कि एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऐसा लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मे बी फॉर्म्ड। आप किसी भी कंपनी को बना सकते हो, मे बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऐसा लिखा है। कहां पे लिखा है? मे बी फॉर्म्ड फॉर एज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। इस वर्ड को पढ़ो एक बार। कंपनी सेक्शन 3 में लिखा है, कंपनीज एक्ट में, ठीक है, कि कंपनी may be formed for a lawful object। अच्छा एक बात बता, क्या आप अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो? हाँ, आप काला बाजारी करने के लिए कंपनी फॉर्म करोगे, किसी को धोखा देने के लिए? हाँ जी, किसके लिए यूज करोगे, किसके लिए बनाओगे कंपनी को? क्या इथिकल वे में बनाओगे, इथिकल पर्पस के लिए बनाओगे, या फिर अनइथिकल पर्पस के लिए बताओगे, अनलॉफुल पर्पस के लिए बनाओगे? हाँ जी, ऑलवेज कंपनीज आर मेड फॉर लॉफुल पर्पस ओनली। तो यहाँ पर मे क्यों दिया सर? यहाँ पे तो फिर देना चाहिए, यहाँ पे मस्ट देना चाहिए, या फिर शेल देना चाहिए, है ना, शेल तो देना चाहिए। मे का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सुनो ना यार। ये जो मे है ना, इसका मतलब क्या होता है? या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। मतलब कंपनी या तो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बन सकता है या फिर
नहीं बन सकता। लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, किसी और ऑब्जेक्ट के लिए बन सकता है। आओ भाई मेरे, कंपनी हमेशा लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा। तो ये जो लॉ मेकर ने मे लिख के रखा है ना, मे, तो लॉ मेकर मजा ले रहा है आपका, ठीक है। मे लिख के रखा है, इसको कभी कभार हम लोग शेल के माध्यम से पढ़ेंगे। शेल पढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई अब्सर्डिटी रहेगा ही नहीं, है ना। मे को कभी कभार हम लोग शेल पढ़ेंगे। तो शेल कैसे पढ़ेंगे? कंपनी शेल बी फॉर्म्ड, मतलब कंपनी को फॉर्म करना ही होगा फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना। इसलिए मे को कभी कभार हम लोग शेल पढ़ते हैं। तो इसी में यही है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। कभी कभार मे को हम लोग शेल पढ़ेंगे, मे को हम लोग मस्ट पढ़ेंगे, मस्ट को हम लोग शेल पढ़ेंगे, मस्ट को हम लोग मे भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर देन दैट, अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सर इंटरप्रिटेशन तो टफ है फिर? हाँ, इंटरप्रिटेशन ज़्यादा ईजी नहीं है, टफ है। अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, सबसे पहला आता है एक्सप्रेसिव यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टरियस। अच्छा, हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया, फटाफट देख लिया, फटाफट एक बार सर, टाइम नहीं लगेगा सर। ये कंप्लीट हो चुका है प्राइमरी रूल, मिस्चिफ रूल, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एजिज्म जनरलीज। अब आ चुके हम लोग एक्सप्रेसो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टरियस में, ठीक है। ये यहाँ पे आ चुके हम लोग, फटाफट खत्म कर लेंगे। हाँ, इसका मीनिंग क्या है सर? मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख के नहीं रखा है, आपको लिख लेना है। मैं बताऊंगा आपको लिख लेना है फटाफट। यहां पर अगर पहला लाइन आप पढ़ोगे ना मटेरियल में, वहीं पे लिखा है कि इट मीन्स दैट एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। मतलब क्या? एक्सप्रेसिव, मैंने एक्सप्रेस किया है आपको कि ये होगा, इसका मतलब है यही होगा, दूसरा तो नहीं होगा ना। समझाता हूं, देखो पकड़ लो यार, एक क्लास, एक ये जो असेंबली का लाइन होता है ना, यहाँ पे पकड़ लो सारे लड़का लड़की अलग अलग, मतलब लड़कियों का अलग लाइन, लड़के का अलग लाइन। ये है ना, आपको पता ही होगा। कभी कभार लड़के भी लड़कियों के लाइन में चले जाते, कभी कभार लाइन अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो, है ना। आपने तो ये किया ही होगा। अच्छा, एक्सपीरियंस। अगर मैं असेंबली लाइन में, मैं हूँ प्रिंसिपल, ठीक है, मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ ऑल द गर्ल्स मे लीव नाउ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? ऑल द गर्ल्स मे लीव नाउ फॉर योर क्लासरूम, ठीक है। तो सारे लड़कियां जो है वो निकल जाएंगे, कहाँ पे? क्लासरूम के लिए। तो क्या लड़के निकल जाएंगे? एक लड़का खड़ा होकर पूछता है मेरे को, सर हम व्हाट अबाउट अस, विल गो टू आवर क्लासेस। मैंने बताया भैया तुम ना जाके एग्जाम स्क्वाड से एक बार इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ के आओ। एक्सप्रेसिव यूनिस एक्सक्लूसिव अल्टरियस, मतलब है मैंने एक्सप्रेसली बोला है ओनली गर्ल्स, तो ये लड़का लोग क्यों जाएगा? तुमको बोला है मैंने? नहीं ना। तो मैंने जो बोला है लड़कियां जाओ अभी, इसका मतलब यही है कि लड़के मत जाओ। समझ में आ रहा है? लड़कियों जाओ आप, ठीक है, क्लासरूम में। इसका मतलब यही है कि लड़का लोग तुम खड़े रहो यहीं पे। इसका मतलब एक्सप्रेसली मैंने बोला है कि भैया लड़की लोग जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि लड़का लोग खड़ा हो यहाँ पे, मत जाओ अभी, है ना। तो यही है एक्सप्रेसिव यूनिसेक्स एक्सक्लूसिव अल्टरियस। समझ में आ चुका है? ये पहला लाइन पर लेना है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कि द रूल मीन्स द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। उसके बाद है कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। क्या है बताओ? कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि द मैक्सिम मीन्स दैट द बेस्ट वे टू गिव द मीनिंग टू अ डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रेड व्हेन इट वाज मेड। ठीक है, फिर से बताओ सर, इंस्टीट्यूट के मटेरियल खोलकर बैठो फटाफट, वहीं पे लिखा है द मैक्सिम मीन्स दैट द बेस्ट वे टू गिव द मीनिंग टू अ डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वुड हैव रेड व्हेन इट वाज मेड। तो पकड़ लो 1998 में कोई भी लॉ बना है, अब 2023 को आप बैठ के उस लॉ को इंटरप्रिएट कर रहे हो। कैसे करोगे इंटरप्रिएट? उसको इंटरप्रिएट करने का बेस्ट तरीका मैं बताऊं? बेस्ट तरीका यही है कि जिस दिन इस लॉ को बनाया गया था, जिस इंटेंशन से बनाया गया था, जिस मोटिव से बनाया गया था, उसी प्रकार से आप इंटरप्रिएट करो, तब इसका ट्रू मीनिंग निकल के आएगा लॉ का। समझ में आ रहा है? फिर आप इस लॉ को अप्लाई करना है आज की सोसाइटी में, ये नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन मतलब जो जज है उनके ऊपर है। लेकिन इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? वही जिस दिन बना था उस दिन इसका मीनिंग जो था, जिस इंटेंशन से बना था, उसी इंटेंशन से हम लोग इंटरप्रेट करेंगे आज भी। भगवत गीता जब हम लोग पढ़ते हैं यार,
भगवत गीता कब का, आज का है क्या, हजारों साल वर्ष पहले का है ना। अब उनको किस इंटरप्रिटेशन से हम लोग करते हैं, हम लोग जो इंटरप्रेट करेंगे, क्या हम लोग किस प्रकार से करेंगे बताओ ना। जिस इंटेंशन से वो लिखा गया है उसी इंटेंशन से अभी हम लोग करेंगे ना उसको इंटरप्रिएट। तो वही बात है, समझ में आ रहा है ना। इंटरप्रेट उस टाइम जब कृष्णा ने जो भी बोला था उसी को हम लोग समझ के आज इंटरप्रेट करेंगे ना, या फिर आज हम लोग अपने मन मर्जी से करेंगे इंटरप्रिटेशन, ऐसा तो नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक दुख का बात यह है कि काफ़ी हद तक मैं देखता हूँ ऑन सोशल मीडियाज एंड एवरीवेयर, इवन द सोशल डेली सोप्स एपिसोड्स एंड एवरीथिंग, दे आर इंटरप्रिटिंग द इंटरप्रिटेशन इज डन इन अ वेरी absurd मैनर। मतलब ये है कि इंटरप्रिटेशन वो लोग कर रहे हैं मतलब अपना ही मन मर्जी का इंटरप्रेट कर रहे हैं वो लोग, समझ में आ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो जिनको पता है उनको पता है, जिनको पता नहीं है भैया आप हो गधे। चलो चलते आगे बढ़ते। ये समझ में आ चुका है कंटेम्पोरेरी एक्सपोजिट टेस्ट ऑप्टिमाइड फॉर डिसमाइन लेके। नेक्स्ट देखो नॉसिटर एसोसिएट्स का मतलब होता है नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। बताओ क्या, नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आप प्रोविजन पढ़ रहे हो, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका आसपास बगल का प्रोविजन जो है वो एक बार पढ़ो, आपको पता लग जाएगा इस प्रोविजन में भी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है, नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। उसके बाद है स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। क्या बताओ, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन इसका मतलब क्या है। ये जो स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन है ना, ये लिटरल कंस्ट्रक्शन का सेम टू सेम है, सगा भाई है, ठीक है। मतलब जो भी एक्ट में लिखा है ना वो उसको उसी प्रकार से पढ़ो, उसका वाइडर फैशन में मत पढ़ो, ठीक है। ये हो जाएगा स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है प्रिजम्पशंस एजम्पशंस फॉर इंटरप्रिटिंग लॉ, ठीक है। प्रिजम्पशंस फॉर और एजम्पशंस इंटरप्रिटिंग लॉ, इसका मतलब क्या है समझाता हूं मैं। द वर्ड इन स्टैट्यूट, देखो इसका मतलब क्या है समझो। प्रिजम्पशंस एजम्पशंस मतलब हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग क्या प्रिज्यूम करेंगे कि यार ऐसे ऐसे हो सकता है, इसका ये मीनिंग हो सकता है। तो कुछ गाइडेंस यहां पर दे रखा है। द वर्ड इन स्टैट्यूट आर यूज्ड प्रिसाइसली एंड नॉट लूजली। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो लेखक है, जो लॉ मेकर है, उनने पूरा स्ट्रिक्टली लिखा है वर्ड्स को, मतलब लूजली नहीं लिखा है। तो लूजली मत पढ़ो इसको, कोई भी मीनिंग मत दे दो इस वर्ड को। फिर लिखा है राइट्स विच अ पर्सन पोजेस्ड, ठीक है। ये है, इसका मतलब है कि इसका कॉन्टिन्यूशन होगा, फटाफट लिख लो मैं जो बता रहा हूं। राइट्स विच अ पर्सन पोजेस्ड एट द टाइम द स्टैट्यूट वाज पास्ड आर नॉट टेकन अवे विदाउट एक्सप्रेस वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि कभी कभार हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि ये किसान बिल को लेकर जो है बहुत आंदोलन हुआ था, है ना। तो इन सब में क्या है कि उन लोग ने अपनी मर्जी में इंटरप्रेट कर रहे हैं वो लोग, और उनको पता भी नहीं कि ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बोल रहा है कि जिनका राइट्स है अभी तक, ठीक है, कुछ भी मैटर हो जाए, जिनका राइट्स है अभी तक, अगर हम लोगों ने एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया कि इन राइट्स को छीन लिया जाता है, तब तक आप लोग ये मत समझो कि आपका राइट्स जा चुका है, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको आपका राइट अभी भी मिलेगा, जब तक कि ना वो राइट हट जाएगा। और कैसे हटेगा हम लोग एक्सप्रेसली बताएंगे, ठीक है। तो आप जब इंटरप्रेट करोगे कोई भी लॉ, ऐसा मत बोल दो कि मतलब जैसे ये किसान बिल को लेकर हुआ कि यार आपका ये राइट हट चुका है, वो राइट हट चुका है, जो कि लिखा भी नहीं है, मतलब मन मर्जी में बोल रहे हो आप। तो मेंस रिया रिक्वायर्ड फॉर ए गिल्टी माइंड, ये है थर्ड वाला कि भैया गिल्टी माइंड के लिए मेंस रिया चाहिए होता है, फॉर अ गिल्टी माइंड। फिर मतलब आप अगर किसी को गिल्टी घोषित कर रहे हो तो उसमें वहाँ पे आपको दिमाग में रखना होगा कि यार ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, यहाँ पे तो मेंस रिया चाहिए होगा। स्टैट्यूट इज नॉट इंटेंडेड टू बी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के साथ कंपेयर मत कर डालना। इंटरनेशनल में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, यहाँ पर भी यही होगा। अमेरिका का लॉ क्या ये कहता है, तो हमारा जो लॉ मेकर्स ने लॉ लिखा है वो अमेरिका का लॉ को देखकर लिखा होगा, तो हम लोग उसी प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे, ऐसा मत समझ लियो, ठीक है। इज नॉट कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ। लेजिस्लेचर नोज द स्टैट्यूट ऑफ द लॉ, ठीक है। लेजिस्लेचर को पता है कि लॉ क्या है। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, ये हो चुका है भैया, ये हो चुका है। ये प्रिजम्पशन एजम्पशन आपको रखना होगा दिमाग में। ऐसा नहीं सोच सकते कि यार प्रेसिडेंट को पता ही नहीं है, पता है ये लॉ है। भैया प्रेसिडेंट को सब पता है,
तो उसने उन हिसाब से लिखा है। आप ये मत सोचो कि मिस्टेक कर दिया प्रेसिडेंट ने, समझ में आ रहा है ना, ये बताने का कोशिश कर रहा है प्रिजम्पशन एजम्पशन ऑफ इंटरप्रिटिंग लॉ। अच्छा, 2 प्रकार के एड पढ़ेंगे, फटाफट चैप्टर को रैप अप करेंगे। एक है इंटरनल रेड, फिर है एक्सटर्नल रेड। एक है इंटरनल रेड। इंटरनल रेड क्या है? इंटरनल एड रेड कह रहा हूं मैं। इंटरनल एड क्या है? देख भाई मेरे, पहला एड है अपना टाइटल। कोई भी चैप्टर पढ़े उसका टाइटल पर हो गया ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तभी तो समझ में आता है कि सर अच्छा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मतलब इंटरप्रेट करेंगे स्टैट्यूट को, पढ़ना, वो हम लोग सीखने वाले आज। तो टाइटल से अपने को बहुत कुछ पता लग जाता है। फिर है प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल पढ़ के समझ में आता है क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मार्जिनल राइट्स, मार्जिनल नोट्स, सॉरी, MARGINAL, मार्जिनल नोट्स। फिर है चौथा अपना प्रोविजंस, प्रोविजो कह सकते हो। फिर है 5वां अपना इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस मतलब कोई एग्जाम्पल के तौर पे जो इलस्ट्रेशन देते हैं उनसे भी आप समझ सकते हो। 6वां है अपना एक्सप्लेनेशन, एंड 7वां है अपना शेड्यूल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये है इंटरनल एड। ये समझ में आ चुका है सर, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये मेरे को समझ में आ चुका। टाइटल, प्रीएम्बल, मार्जिनल नोट्स, प्रोविजंस, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स के तौर पे, एक्सप्लेनेशंस एंड शेड्यूल्स। ठीक है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 कंपनीज एक्ट में पढ़ रहे हो ना भाई मेरे, तो वही सब है, उनका मदद लो समझने के लिए। एक्सटर्नल एड में आता है अपना नंबर 1 पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा आता है अपना रेफरेंस टू रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी। फिर तीसरा है अपना सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, चौथा है अपना रेफरेंस टू स्टैट्यूट्स। 5वां है अपना डिक्शनरीज लेकर बैठ जाओ, एंड 6वां है अपना यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन, यूज ऑफ। सर आपका हैंडराइटिंग इतना मजेदार क्यों है सर? ये जो दिख रहे हो ना भैया, ये भी मैंने ही लिखा है। ठीक है, हैंडराइटिंग मेरा काफ़ी अच्छा है तुम लोगों से, समझ में आ रहा है? देखो देखो कितना सुंदर है हैंडराइटिंग मेरा। ये मैंने फास्ट लिखने के लिए मैंने ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, यूजेज ऑफ फॉरेन डिसीजन समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखेंगे भैया, एक्सटर्नल एड का हेल्प लेंगे, इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आ रहा है मेरे को इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो एक्सटर्नल हेल्प लेंगे। एक्सटर्नल हेल्प में क्या है? पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखेंगे, रेफरेंस कराएंगे, जो भी रिपोर्ट है कमेटी वगैरह का उनका रेफरेंस लेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हो रहा है वो देखेंगे, रेफरेंस लेंगे स्टैट्यूट्स का। फिर डिक्शनरीज खोलकर बैठेंगे। फिर यूजेज ऑफ फॉरेन डिसीजन समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है पूरा वाइंड अप होता है भाई मेरे। देखो सर पूरा सब करवाया ना सर आपने। हो भाई मेरे, तुम किससे बात कर रहे हो, तुमको पता है? देखो कंटेम्पोरेरी एक्सप्रेसिटो, ठीक है, नॉसिडर सोशलिस्ट, फिर स्ट्रिक्ट और लिबरल कंस्ट्रक्शन, प्रिजम्पशंस खत्म हो चुका है, इंटरनल एड हो चुके, एक्सटर्नल एड हो चुके हैं, फिर तो लेसन राउंड अप है, समझ में आ चुका पूरा चैप्टर कंप्लीट 35 मिनट्स में। चलो भाई मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है, और इसका नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन नहीं यार, एप्लीकेशन में अवेलेबल कर दूंगा। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।